हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। बायोडाइवर्सिटी से जुड़े इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर है। हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र में क्या भिन्नता है वो समझने की कोशिश इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य तथा जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र में क्या भिन्नता है, क्या अंतर है। इंग्लिश में बोले तो नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क किसको कहा जाता है वो समझते हैं। किसी पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम के विशेष पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों को संरक्षण देने के लिए सीमांकित किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो यह है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में किसी एक विशेष पशु को संरक्षण प्रदान किया गया है। उदाहरण के तौर पर यह एक सींग वाला गैंडा। वैसे दोस्तों हमारे गुजरात में भी गिर नेशनल पार्क है, वहां पर एशियाटिक लायन को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसीलिए दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान किसको कहते हैं कि किसी पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम के विशेष पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों को संरक्षण देने के लिए सीमांकित किए जाते हैं। तो अभयारण्य, सेंचुरी किसको कहते हैं? किसी विशेष पशु पक्षियों को संरक्षण देने के लिए सीमांकित किए जाते हैं, जैसा कि चीता, गैंडा, मगरमच्छ अथवा जलमुर्गी, उन्हें कहा जाता है अभयारण्य। एक बार फिर से पढ़ लो। किसी विशेष पशु पक्षी को संरक्षण देने के लिए सीमांकित किए जाते हैं, जैसा कि चीता, गैंडा, मगरमच्छ अथवा जलमुर्गी। यहां पर लिखा है नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यह नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है, बता दो। गोवा राज्य में। किस राज्य में? गोवा राज्य में। तो जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व किसको कहते हैं? सबसे पहले तो मैप में देख लीजिए। दोस्तों गले में खरोंच होने की वजह से बोलने में थोड़ी दिक्कत है, इसीलिए क्षमा चाहता हूं। बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया की बात करें तो मेरे गुजरात में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, यहां कच्छ। कच्छ का जो रेगिस्तान है यहां वाइल्ड एस अभयारण्य है, यानी कि जंगली गधा यहां पाया जाता है। तो हमारे भारत देश के और भी यहां बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसा कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में, गल्फ ऑफ मन्नार, यह भी मैंने आपको बताया था, गल्फ ऑफ मन्नार एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ अगस्त्य मलाई ग्रेट निकोबार में भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर है पन्ना, पंचमढ़ी, यह दोनों मध्य प्रदेश में। यहाँ ओडिशा में सिमलीपाल, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में सुंदरबन और यहाँ दिब्रू साइखोवा है दोस्तों असम राज्य में। तो जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व किसको कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर सीमांकन किया जाता है। किसका? जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र का सीमांकन अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर किया जाता है। यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी कि MAB में यह सिद्धांत दिए गए हैं और यह सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय नियमों को ध्यान में रखकर जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं। आगे दोस्तों बात करें राष्ट्रीय उद्यान, तो सीमाओं का निर्धारण विधायिका के द्वारा होता है। सभी राज्यों की एक विधायिका होती है। तो किसी भी राज्य में यदि नेशनल पार्क घोषित किया जाता है तो उनकी सीमाओं का निर्धारण कौन करता है? विधायिका। तो अभयारण्य यानी कि सेंचुरी, सीमाओं में संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या दोस्तों? यह अभयारण्य यानी कि सेंचुरी की जो सीमाएं है सीमाओं में संशोधन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। सीमा को परम पावन माना जाता है।
तो जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र सीमाओं का निर्धारण विधि प्रक्रिया द्वारा होता है। समझ में आया कि किसी भी क्षेत्र को यदि नेशनल पार्क, सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है तो सीमाओं का निर्धारण कौन कर सकता है? एक तो नेशनल पार्क, सीमाओं का निर्धारण विधायिका के द्वारा होता है। अभयारण्य यानी कि सेंचुरी की बात करें तो सीमाओं में संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सीमाओं को परम पावन माना जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो सीमाओं का निर्धारण विधि प्रक्रिया द्वारा होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन। किसी विशेष पशु पक्षी को संरक्षण देने के लिए सीमांकित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? किसी विशेष पशु पक्षी को संरक्षण देने के लिए सीमांकित किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है अभयारण्य। सही आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सीमाओं का निर्धारण विधायिका के द्वारा होता है? मैंने आपको बताया किसकी सीमाओं का निर्धारण विधायिका के द्वारा होता है? राष्ट्रीय उद्यान का। सही आंसर ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसका सीमांकन अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर किया जाता है? किसका सीमांकन अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर किया जाता है? आपका ध्यान स्क्रीन पर था ना? ओके, सही आंसर है ऑप्शन सी। जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र का सीमांकन अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी। यहां पर पढ़ो, जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र सीमाओं का यहां पर आगे मैंने आपको बताया जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर सीमांकन किया जाता है। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में यह सिद्धांत दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता था ऑप्शन सी, जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र। क्लियर? नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व की आगे बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान बफर जोन में ही मानव हस्तक्षेप कर सकता है। मान लीजिए कि यह कोई नेशनल पार्क का क्षेत्र है, इनमें से किसी एक हिस्से को बफर जोन घोषित किया गया है, तो यह बफर जोन में ही मानव हस्तक्षेप कर सकता है, किसी और क्षेत्र में नहीं। अभयारण्य की बात करें तो अनुमति के साथ मानव सीमित रूप में हस्तक्षेप कर सकता है और लकड़ी इत्यादि काट सकता है तथा मछलियों और चिड़ियों का लाइसेंस लेकर शिकार कर सकता है। मान लीजिए कि यह कोई अभयारण्य का क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी मानव सीमित रूप में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन अनुमति लेनी अनिवार्य है। वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट के जो अधिकारी होते हैं, उनकी जो ऑफिस होती है, उनके द्वारा अनुमति लेना आवश्यक है और अनुमति के बाद वो यहाँ लकड़ी काट सकता है, मछलियों और चिड़ियों का लाइसेंस लेकर शिकार भी कर सकता है। और जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसमें एक से अधिक परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम होते हैं। चलिए आगे बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन की अनुमति होती है। क्या आप नेशनल पार्क में घूमना चाहे तो घूम सकते हैं, क्योंकि आपको अनुमति मिल जाएगी। नेशनल पार्क में पर्यटन की अनुमति होती है। अभयारण्य की बात करें तो शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। क्या? यदि आप सेंचुरी में कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको रिसर्च करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। और जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसमें जैविक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल आकृतियों को संरक्षण दिया जाता है। एक बार फिर से पढ़ लो। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान में जो बफर जोन है वहां मानव हस्तक्षेप कर सकता है। अभयारण्य की बात करें तो अनुमति के साथ मानव सीमित रूप में हस्तक्षेप कर सकता है और लकड़ी इत्यादि काट सकता है तथा मछलियों और चिड़ियों का लाइसेंस लेकर शिकार कर सकता है। जबकि जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र में एक से अधिक परितंत्र होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन की अनुमति होती है। अभयारण्य में शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र में जैविक,
सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल आकृतियों को संरक्षण दिया जाता है? चलिए आंसर बताइए। इसमें एक से अधिक परितंत्र होते हैं। किसमें? एक से अधिक परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम्स होते हैं। किसमें? जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र में एक से अधिक इकोसिस्टम होते हैं। सही आंसर बनता है ऑप्शन सी। चलिए राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित यह क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो आपको पता लगाना है। पढ़ो। शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। किसमें? सेंचुरी में, अभयारण्य में शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। लेकिन साथ साथ वो भी मैं आपको बता दूं कि यह राष्ट्रीय उद्यान में भी शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। यानी कि यह पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। पर्यटन की अनुमति होती है, बिल्कुल सही। नेशनल पार्क में आप घूम सकते हैं, पर्यटन की अनुमति होती है। बफर जोन में ही मानव हस्तक्षेप कर सकता है। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय उद्यान का कोई क्षेत्र है जिसे बफर जोन घोषित किया गया है, तो यहां पर मानव हस्तक्षेप कर सकता है। यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों कथन बिल्कुल सही। तो मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन अब फिर से बता दूं कि राष्ट्रीय उद्यान में शोध कार्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। अभयारण्य की बात करें तो वैज्ञानिक प्रबंधन का अभाव होता है। क्या? यह जो अभयारण्य सेंचुरी होती है वहां वैज्ञानिक प्रबंधन का अभाव होता है। जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र कई वर्गों में विभाजित होता है, जैसा कि कोर क्षेत्र, बफर जोन और ट्रांजिशनल जोन। तो बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों कई वर्गों में विभाजित होता है, जैसा कि कोर एरिया, बफर जोन और ट्रांजिशनल जोन। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस क्षेत्र में जैविक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल आकृतियों को संरक्षण दिया जाता है? मैंने पहले बता दिया, अभी नहीं बताया, कुछ मिनट पहले ही बता दिया। किस क्षेत्र में जैविक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल आकृतियों को संरक्षण दिया जाता है? जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र में। नहीं ध्यान था? ये देखो, जैविक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल आकृतियों को संरक्षण दिया जाता है। कहां पर? बायोस्फीयर रिजर्व में। तो सही आंसर बनता था ऑप्शन सी, जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से कौन कई वर्गों में विभाजित होता है? कई वर्गों में विभाजित होता है कौन? जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र 3 वर्गों में विभाजित होता है। और मैंने यहां पर इंग्लिश में भी पढ़ा, कोर क्षेत्र, कोर एरिया, बाद में बफर जोन लिखा गया था और ट्रांजिशनल जोन लिखा गया था। क्लियर? फिर से बता दूं, जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र कई वर्गों में विभाजित होता है, जैसा कि कोर एरिया, बफर जोन और ट्रांजिशनल जोन। तो सही आंसर क्या बनता था? जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र। क्लियर? आगे बात करें राष्ट्रीय उद्यान की तो क्षेत्रफल में विविधता पाई जाती है। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान 0.5 किमी वर्ग से लेकर दोस्तों हजारों वर्ग किलोमीटर में फैल सकता है, हो सकता है। यानी कि क्षेत्रफल में विविधता पाई जाती है। उदाहरण के लिए भारत में नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 0.5 वर्ग किलोमीटर से लेकर 1000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक हो सकता है, नेशनल पार्क। और यहां जब वर्ग किलोमीटर की बात आई, एरिया की बात आई, तो मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि हमारा भारत देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, भारत देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। यह दोनों क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में पूछे और आपको वीडियो को पॉज करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि भारत देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा और भारत देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा। ओके, क्षेत्रफल में विविधता पाई जाती है। उदाहरण के लिए भारत में नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 0.5 वर्ग किलोमीटर से लेकर 1000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है।
अभ्यारण्य की बात करें तो पारिस्थितिकी संबंधी शिक्षा, शोध कार्य एवं जागरूकता इनके प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। दोस्तों अभ्यारण्य का उद्देश्य क्या है? तो पारिस्थितिकी संबंधी शिक्षा, शोध कार्य एवं जागरूकता इनके प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आखेट की अनुमति नहीं होती है। क्या? राष्ट्रीय उद्यान में शिकार करने की अनुमति नहीं होती। अभ्यारण्य की बात करें तो सीमित पर्यटन की अनुमति होती है। सेंचुरी में सीमित पर्यटन की अनुमति होती है, परमिशन मिल सकती है। और जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र की बात करें तो इनका औसत आकार प्रायः 5000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक हो सकता है। यानी कि क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो इन सब में बड़ा कौन हो सकता है? बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा हो सकता है, उनसे छोटा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य होता है। क्लियर? एक बार फिर से पढ़ लो। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में विविधता पाई जाती है। उदाहरण के लिए भारत में नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 0.5 वर्ग किलोमीटर से लेकर 1000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पारिस्थितिकी संबंधी शिक्षा, शोध कार्य एवं जागरूकता इनके प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। राष्ट्रीय उद्यान में आखेट की अनुमति नहीं होती। सीमित पर्यटन की अनुमति आपको अभ्यारण्य में मिलती है। और यह जैव संरक्षण क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व का औसत आकार प्रायः 5000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक होता है। चलिए सही जोड़ सुमिलित कीजिए। एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र। किसको किसके साथ जोड़ू? राष्ट्रीय उद्यान में बताइए, राष्ट्रीय उद्यान में आखेट की अनुमति नहीं होती, शिकार करने की अनुमति नेशनल पार्क में नहीं मिलती, इसलिए यह इसको जोड़ना पड़ेगा बी के साथ। अभ्यारण्य को किसके साथ जोड़ो? सीमित पर्यटन की अनुमति अभ्यारण्य में होती है। ओके। और जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र औसत आकार प्रायः 5000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक हो सकता है। तो इसी तरह हमें सही जोड़ सुमिलित करनी थी। ओके, यहां आज मैंने आपको नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर है वो बताने की कोशिश की। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकते थे वो भी मैंने आपको बताए। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी आप हमारी चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।